हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेटा ये जो हमने प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और आज का जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो बच्चे ये हमारे तीनों टॉपिक जो हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी मेथड में अप्लाई होते हैं और सेम है बिल्कुल। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही एक वे है, और इसी तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ ये है हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या मतलब होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है। तो बेटा जब भी कोई भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हों रिकॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय हम एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कितनी है एट प्रेजेंट, उनकी जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स की वो कितनी है। तो बेटा ये हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है बुक वैल्यू से तो हमें गेन होता है, और अगर कम होती है तो हमें लॉस होता है। तो बेटा इसी तरह हम लायबिलिटीज़ की जो अमाउंट्स होते हैं उनकी भी रीअसेसमेंट करते हैं कि उस रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारी जो भी बुक वैल्यू है उसमें कोई चेंज तो नहीं है, और अगर इसमें भी कोई चेंज आता है तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। और लायबिलिटीज़ अगर हमारी जो है इंक्रीज़ होती है तो हमें लॉस होता है, और अगर हमारी लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो हमें गेन होता है। तो बेटा इनकी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की वजह से जो नेट हमें गेन या लॉस होता है वो फाइंड आउट हम करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। इसका बेटा रीज़न ये होता है कि क्योंकि ये जो चेंज है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, इसके वजह से जो भी गेन या लॉस होगा वो हमारे प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है। तो इसीलिए पार्टनर्स को जो इसका बेनिफिट है वो भी उनको उसकी प्रीवियस रेशो में ही मिलना चाहिए, ताकि किसी की भी तरह की कोई भी अनफेयर एक्टिविटीज या अनफेयरिटी किसी के साथ भी ना हो सके, जस्टिस हो सके सभी पार्टनर के साथ। तो इस चीज़ के लिए ही ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जाती है। तो बेटा इसके लिए हमारे पास, इसकी अकाउंटिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, कि अगर पार्टनर्स अपने बुक्स में जो रिवाइज वैल्यू हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस समय हम उस समय हमारी अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। और दूसरी ऑप्शन है व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी हमारी पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो बुक वैल्यूज़ हैं, उसी को ही हम रिपीट करना चाहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं चाहते। तो बेटा दोनों केसेस में जो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह फर्स्ट मेथड में हम जो भी चेंज हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ में उन सब की इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इसीलिए इस मेथड में नंबर ऑफ़ जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए। पर बेटा जो सेकंड मेथड है उसमें इंडिविजुअल चेंज की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, बल्कि टोटल में नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। तो बेटा जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम जितने भी चेंजेस हुए हैं उनकी इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है।
तो बेटा इस अकाउंट के थ्रू एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो चेंज हुए, एक तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उसकी वजह से जो भी गेन या लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो बच्चे जो भी इसके लिए जर्नल एंट्रीज होती हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैं इस अकाउंट के बारे में आपको समझा देती हूँ ताकि बाद में आपके लिए जर्नल एंट्रीज को मेमोराइज करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो वैसे तो जो प्रॉपर मेथड है उसमें जर्नल एंट्रीज पहले समझाई जाती हैं, पर मेरा जो मेथड है मेरे अकॉर्डिंगली कि बच्चे इस अकाउंट को समझने के बाद एंट्रीज जो है वो जल्दी से समझ जाते हैं और आसानी से समझ जाते हैं, इसीलिए मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही समझाती हूँ। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो लेजर की तरह ही है, जिसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड शो करते हैं और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट का। तो इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। तो बेटा इसकी डेबिट साइड में जो भी चेंज हुआ है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, उसके चेंज की वजह से जो भी हमें लॉस होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में चेंज की वजह से जो भी हमें गेन होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ गेन और लॉस को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो चेंज हुआ है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ना ही तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ना ही उनकी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ओनली चेंज ही रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा चेंज कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले हम इस अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा हम इसकी क्रेडिट साइड में मान लो कि हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, पहले 1000 से थी अब 1500 हो गई है, तो बुक वैल्यू है 1000 और मार्केट वैल्यू है 1500, तो चेंज कितना आया है हमारे पास 500 का। तो इस अकाउंट में हम 500 को ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 1000 या फिर 1500। तो बेटा हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट की इंक्रीज के लिए, एसेट की वैल्यू में जो भी इंक्रीज हुआ उसको हम कैसे पोस्ट करेंगे इस अकाउंट में, बाय एसेट अकाउंट के साथ। तो जितना भी इंक्रीज हुआ है सिर्फ उसी को शो करेंगे, ना बुक वैल्यू को शो करेंगे ना ही मार्केट वैल्यू को शो करेंगे। तो इसी के ऑपोजिट अगर हमारी एसेट की वैल्यू बेटा डिक्रीज हो जाती है, 1000 बुक वैल्यू थी, अगर वो 800 हो जाती है तो हमारी 200 के साथ एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो उस केस में हम इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड करेंगे टू एसेट अकाउंट के साथ, 200 के साथ। तो बच्चे ये बात याद रखना कि जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो भी चेंज हुआ है उसी अमाउंट को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ना ही तो बुक वैल्यू को रिकॉर्ड करना है ना ही मार्केट वैल्यू को। तो बेटा दूसरी एग्जांपल इसमें और क्या हो सकती है कि अगर हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वो हमारे लिए जो है एक तरह का गेन है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय लायबिलिटीज़ के साथ। जो भी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है उसी के अकाउंट के साथ यहाँ पे हम इसको पोस्ट करेंगे, और जितनी भी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इसी तरह ऑपोजिट साइड में अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो बेटा उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे टू लायबिलिटी अकाउंट के साथ। तो बेटा इसके अलावा अगर हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं तो बेटा वो हमारी डेबिट साइड में शो होंगी, और क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट्स शो होंगी। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो उसकी रिकॉर्डिंग इस तरह होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्रेडिट साइड शो करेंगे क्योंकि ये गेन को शो करती हैं, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को हम डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि ये लॉस को शो करती हैं। तो बेटा इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कोई भी काम हम किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा दे देते हैं उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को करने के लिए, तो उसको हम उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन पे करते हैं। तो अगर पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को करने के लिए पे कर रहे हैं तो उसको पे करने के लिए हम उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे
डेबिट साइड में शो करेंगे। तो बेटा इसी तरह अगर कोई खर्चा आया है फर्म का और फर्म ने पे किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो उसको हम टू कैश अकाउंट के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। तो बेटा ये एंट्रीज पास करने के बाद हम इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब है कि हमें गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे। तो वो बेटा हम डेबिट साइड में शो करेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इस तरह शो करके। तो बेटा अगर जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है अपनी कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो हम करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो इसी तरह अगर बेटा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो उस केस में हमें लॉस होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन पे। तो लॉस को हम क्रेडिट साइड शो करते हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इस तरह लिख के। तो बेटा इसका जो टोटल होगा वो हम अमाउंट वाली कॉलम में शो करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टनर के बीच में वो हम पर्टिकुलर वाली साइड में शो करेंगे, और ये ओल्ड रेशो में होगी। इस बात का ध्यान रखना, जितना भी गेन हुआ है जितना भी लॉस हुआ है उसको हमने पार्टनर्स में उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र जब करना है तो वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके ही करना है। तो बच्चे इस तरह आई होप कि आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ चुका है तो अब जर्नल एंट्रीज आप कैसे पास करोगे। तो बेटा मेक इट क्लियर कि जितनी भी एंट्रीज हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट करनी है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, और जितनी भी एंट्रीज हमने डेबिट साइड पोस्ट करनी है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो बेटा इस तरह आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो। मैं अब आपको हर एक ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है उसकी जर्नल एंट्री जो है वो समझाती हूँ। आप ऐसा करो, नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ ही साथ इसको रिकॉर्ड भी करते जाओ और समझते भी जाओ। तो बच्चे जो फर्स्ट हमारी अगर ट्रांजैक्शन होती है कि हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होने से हमें गेन होता है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे नोट करो, इन केस ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा दूसरी एंट्री क्या हो सकती है, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बच्चे इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि जो एसेट्स होती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। अगर वो इंक्रीज़ होंगी तो एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज़ होंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह ऑपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो जब भी हमें गेन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी हमें लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो बेटा दोनों लॉजिक अच्छे से समझ लेना। तो बच्चे अगर हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होती हैं तो लायबिलिटीज़ को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्रेडिट होगा लायबिलिटीज़ अकाउंट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ होती हैं तो बेटा वो उनको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होने से हमें गेन होता है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है।
तो इसी तरह अगर लायबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज होती हैं तो हम इसको बच्चे क्रेडिट करते हैं। तो ये क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, तो इसकी वजह से हमें लॉस होता है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट होगा, डेबिट होगा। तो बेटा इसी तरह अगर हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। जो भी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसका नाम लिख के उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो बेटा इसी तरह अगर हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और पार्टनर को जब हमने रेम्यूनरेशन पे करना है उस समय की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहाँ करंट अकाउंट। और अगर एक्सपेंस पे किया है फर्म ने, रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई भी खर्चा हुआ है वो फर्म ने पे किया है, तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा अगर हमारे पास नेट इफेक्ट हमने जर्नल एंट्रीज से ही फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम रिवैल्यूएशन के डेबिट अकाउंट्स का टोटल करेंगे और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट अकाउंट्स का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट ज़्यादा है तो हमें गेन होगा। तो गेन को पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा? उसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो जितना भी गेन हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और फिर उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा इसी तरह अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट अकाउंट्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हमें लॉस होता है। तो जर्नल एंट्री में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। मान लो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, तीनों को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जितना भी हमें टोटल लॉस हुआ है। तो इस लॉस को भी हम पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझ आ गया होगा कि और उनसे एंट्रीज कैसे पास करनी है वो भी क्लियर हो गई होंगी। तो जो 3-4 मेन पॉइंट हैं रिवैल्यूएशन को बनाने और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करने के, वो मैं फिर आपके साथ एक बार समरी में डिस्कस करती हूँ। वो ये है कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो चेंज की वजह से अगर हमें गेन होता है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, और अगर हमें लॉस होता है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। पर अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो हमारे गेन को शो करती है जो कि डेबिट साइड में शो होगा, और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है वो हमारे लॉस को शो करता है जिसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे पार्टनर्स में उसको डिवाइड करके। तो बेटा जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जिस भी चेंज से फर्म को गेन होगा उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस ट्रांजैक्शन से फर्म को जो है लॉस होगा उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और पार्टनर में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेन को तो उस समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और जब लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चे अब हम दूसरी इसकी ऑप्शन है जो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो बेटा इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए वो ये है कि हम इसमें जितने भी हमारे चेंजेस हुए होते हैं उन सभी की इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि उनके इफेक्ट को शो करने के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बेटा इसमें हमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम
जितने भी एसेट्स हमारी जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है उनको हम पॉजिटिवली जो है शो करते हैं, और अगर इसमें हमारी लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है अगर वो डिक्रीज होती है तो उसको इनमें ऐड कर देते हैं। तो बच्चे याद रखना, एसेट की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उनको ऐड करेंगे, और एसेट्स की वैल्यू जो हमारे पास डिक्रीज हुई है उनको हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो इसके ऑपोजिट अगर हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उसको हम ऐड करते हैं, और अगर हमारी लाइबिलिटीज जो है इंक्रीज होती है तो उसको हम लेस करते हैं। तो बेटा अच्छे से समझना, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा, तो उसको बच्चे हम ऐड करेंगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको भी ऐड करेंगे, और एसेट डिक्रीज होगी तो उसको लेस करेंगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको लेस करेंगे। तो इस तरह बेटा इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हमें गेन हो रहा है, रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है। तो अगर हमारा नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो बेटा ये क्या शो करेगा, हमारे रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हुआ है इस बात को शो करेगा। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप में नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है टू फाइंड सैक्रिफाइस्ड और गेन्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो बेटा सेकंड स्टेप में हमें जितना भी इंडिविजुअल पार्टनर को गेन हुआ है या फिर सैक्रिफाइस हुआ है वो उनका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है हमने अपने एक वीडियो लेक्चर पीछे किया हुआ है, मैंने बनाई हुई है वीडियो जो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट थी इस चैप्टर की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे सैक्रिफाइस या गेन शेयर ऑफ ईच पार्टनर आपको कैलकुलेट करना है। मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक बार डिस्कस कर देती हूँ। आप अगर सैक्रिफाइस वाला फॉर्मूला लगाते हो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो इस केस में अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता है तो वो सैक्रिफाइस शेयर को शो करेगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो अपने आपके गेन शेयर को शो करेगा। तो आप इस मेथड को यूज़ करके ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ये फॉर्मूला यूज़ करके सैक्रिफाइस्ड और गेन शेयर जो है वो हर एक पार्टनर का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जो थर्ड हमारा स्टेप है वो है कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। तो अब शेयर कैलकुलेट करने के बाद हर एक पार्टनर को जितना उसमें अपने गेन या लॉस जो भी रिवैल्यूएशन पे हुआ है उसमें हर एक पार्टनर का प्रोपोर्शनेट शेयर भी कैलकुलेट करना है। जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है उसका सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना है, जिसको गेन हुआ है उसका गेन शेयर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी गेन हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पार्टनर के जो भी हमने स्टेप 2 में सैक्रिफाइस या गेन शेयर कैलकुलेट किया है। तो इस तरह हम थर्ड स्टेप में प्रोपोर्शनेट शेयर या अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के अमाउंट को सेकंड स्टेप के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो बच्चे जो इसके बाद थर्ड स्टेप के बाद हमारा फोर्थ स्टेप और लास्ट स्टेप है वो है पास जर्नल एंट्री। तो बच्चे इसके ध्यान से आप समझना कि जो भी जर्नल एंट्री आपने पास करनी है वो किस बात को ध्यान में रख के करनी है कि हमारे पास स्टेप 1 में गेन हमें हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर हमने स्टेप 1 में गेन कैलकुलेट किया है तो हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बेटा इस जर्नल एंट्री में हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो बच्चे इसमें अमाउंट कौन सा होगा जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट करना है स्टेप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेटा इसी तरह लॉस के केस में जो एंट्री है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट
टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इसमें भी बेटा अमाउंट वही आएगा जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 के को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बच्चे आई होप कि आपको ये दोनों ऑप्शंस जो हमने आज समझी हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के टाइम पे, तो बच्चे क्वेश्चन को रीड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। बच्चे मैं जो बात कह रही हूँ उसको ध्यान से समझना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उस समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी ऑप्शन दी गई है। अगर ऑप्शन क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ करेंगे, तो हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पर अगर हमें क्लियरली कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें जो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है और जो है हमारी रिवाइज वैल्यू बुक्स में शो नहीं करनी है, तो उस केस में हम इस मेथड को सेकंड ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो बच्चे आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ चुका होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताने की, पर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।